हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने सीरीज में। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकंड सीरीज में है जो क्या बोलता है थर्ड सीरीज में 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक क्वेश्चन वहां पे बच गया है। ठीक है, उसको मैं लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो 10 के शॉर्ट में है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। क्या है, पढ़ो। 31st कह रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे। सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो। व्हाट इज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन करना है, एग्जामिन द रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन द वेस्ट बंगाल। आपको बताना है कि इसका क्या रीजन है कि जितने भी जूट के मिल्स हैं, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में ही क्यों है, ये आपको पता करना है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन कि वेस्ट बंगाल में ही क्यों है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये जो याद जरूर करना। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है इसको 1.75 के एक्सप्रेस के स्पीड पर देख लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लो और उसे रिवाइज करो। ठीक है, और फिर से लिखने की कोशिश करो कि आपको याद हुआ कि नहीं। देखना, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला करें कि एग्जामिन द रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा जूट मिल्स क्यों हैं, तो ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, मेंशन 5 रीजन, 5 रीजन बताओ अबाउट द लोकेशन ऑफ द जूट मिल्स इन द वेस्ट बंगाल। देखो, हर पॉइंट पे तुम्हें एक एक नंबर मिलेगा। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बताना है। ठीक है, कि क्या है, मैंने अप्रोक्सीमेशन बताना है। प्रॉक्सिमिटी मतलब हो गया नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट बताना है कि उसमें कितना रॉ मटेरियल वहां पे पाया जाता है। इजिली अवेलेबल इन द ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताना है जूट मिल्स में। वाटर सप्लाई टू प्रोसेस जूट, वाटर सप्लाई क्या है, ठीक है, जूट प्रोसेस के लिए। चीप लेबर क्या है, लार्ज मार्केट उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लार्ज मार्केट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, लार्ज मार्केट। ओके, एक सेकेंड। हाँ, लार्ज मार्केट उसे मिल रहा है कि नहीं। क्लियर, चलो आंसर की तरफ आते हैं। तो इसका आंसर पहला है बच्चे। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूं इसे, एक सेकेंड। ओके, नाउ इज इट विजिबल? हाँ, अब दिख रहा है ना। चलो, क्या है पहला, पढ़ो। पढ़ो, तुम भी मेरे साथ पढ़ो, पढ़ोगे मेरे साथ तभी तुम्हें भी याद होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे वैसे आप भी पढ़ो, तो दिमाग में जल्दी से घुस जाएगा। कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। ठीक है, निकटता देखता है कि जितने भी मील्स को वहीं पर बैठाया जा रहा था जहां पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे। ठीक है, जहां पे खेत होगा वहीं पर ना फैक्ट्री बैठेगा। ठीक है, जहां पे खेत होगा, जहां पे फील्ड होगा वहीं पर फैक्ट्री बैठा रहा था। तो ये कह रहा है कि प्रॉक्सिमिटी, निकटता, ठीक है, नियरेस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज के बगल में ही जूट मिल्स को खोला गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, कि पानी में भी उसको ज्यादा खर्च नहीं लगता था। ठीक है, पानी को पहुंचाने में और लाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में उसको ज्यादा खर्च नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप जानते हो, ठीक है, कि अगर मैं मान लो, ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ से आप जानते हैं कि गंगा रिवर बहती है। कौन सी रिवर बहती है? गंगा। तो गंगा रिवर से है जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में उसको है जो ज्यादा खर्च नहीं बैठता था। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन उन लोगों के लिए बहुत ईजी था, इसलिए वहां पे वेस्ट बंगाल में जूट मिल्स को खोला गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सपोर्ट बाय द गुड नेटवर्क ऑफ द रेलवेज। रेलवेज का सपोर्ट करता था, सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क। ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का गुड नेटवर्क है वेस्ट बंगाल में। कैसे? रेलवेज हैं वहां पे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, रेलवे नेटवर्क सही तरीके से फैले हुए हैं, हर जगह पे रोडवेज हैं। ठीक है, रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं। ठीक है, वाटरवेज हैं। हल्दिया पोर्ट आपको पता ही है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द दीज मिल्स। ठीक है, ताकि वो रॉ मटेरियल से जो फैक्ट्री तक पहुंच सके। आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ज्योग्राफी में, ठीक है, कि फैक्ट्रीज वहीं पर बैठाए जाते हैं जहां पे रॉ मटेरियल्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलो, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, एबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग रॉ जूट। ठीक है, वहां पे खूब अत्यधिक मात्रा में, एबंडेंट माने मोर,
एबंडेंट माने क्या होता है, मोर अमाउंट में वहां पे वाटर है, जैसे कि मैंने अभी गंगा रिवर के बारे में बताया, ठीक है, ताकि वो रॉ मटेरियल्स को वहां पे इजिली प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीप लेबर, यानी कि बहुत ही सस्ता लेबर है वहां पे, ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, यानी नजदीक वाले स्टेट्स जैसे कि बिहार, उड़ीसा, यूपी, वहां से लोग है जो माइग्रेट करके है जो वेस्ट बंगाल में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो उनको है जो चीप लेबर भी मिल जाता है। क्लियर। छठा पॉइंट कहता है कि कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर, बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है, लार्ज अर्बन सेंटर है विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग, बैंकिंग देता है, इंश्योरेंस करता है, एंड पोर्ट फैसिलिटीज भी देता है फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी दूसरे जगह पे भेजने के लिए, दूसरे कंट्रीज में भेजने के लिए, फॉर द जूट गुड्स, जूट के जितने भी सामान है, जैसे बैग है, ठीक है, बैग है, सामान है, ठीक है, इन सभी को है जो एक्सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन सा, कोलकाता, कोलकाता सिटी, ठीक है। तो इतने पॉइंट है, इसी कारण वेस्ट बंगाल में है जो क्या बोलता है, मिल्स है जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जूट प्रोडक्शन एरिया के बगल में है, दूसरा क्या है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पानी के ट्रांसपोर्टेशन में कम खर्च हो रहा है, सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्किंग है, जैसे रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, ठीक है, ताकि वो वहां पे रॉ मटेरियल से जो इजिली है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर पाते हैं। चौथा पॉइंट था कि क्या बोलता है, एबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर है वहां पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है, बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से वहां से लेबर उठा के ले आते हैं। छठा पॉइंट क्या है कि कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर विच प्रोवाइड्स द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड जूट गुड्स। इज इट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 6 पॉइंट्स है, और भी पॉइंट्स 2 तो है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं मैं, इसको बड़ा कर देता हूं या देखो, जूट से रिलेटेड 2 पॉइंट और था जूट मिल से। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स वर्कर्स डायरेक्टली एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर इंगेज इन द कल्टिवेशन ऑफ गुड्स, यह जो फार्मर्स को भी हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स जितना ही रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेंगे, जितना ही रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उनका इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी है जो पॉइंट है जो 5 को आप है जो लिख देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, अगला क्वेश्चन के लिए हमको फर्स्ट में जाना पड़ेगा। हाँ देखो, सेकंड क्वेश्चन यहां पे है, सेकंड क्वेश्चन का क्या रहा है, पढ़ो, कह रहा है कि एग्जामिन द मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो मल्टी प्रोंग्ड का मतलब होता है वर्सेटाइल, मल्टी प्रोंग्ड माने क्या होता है, वर्सेटाइल जो नेचर में हो, वर्सेटाइल यानी कि बहुत सारा उसके मल्टीपर्पस हो, या फिर ये भी बोल सकते हो मल्टीपर्पस, क्या बोल सकते हो, मल्टीपर्पस में वो काम आवे, मतलब बहुत सारा काम करता है। तो कह रहा है कि पता ना है तुम्हें, एग्जामिन करना है कि मल्टीपर्पस, ठीक है, एस्पेक्ट, मल्टीपर्पस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ उसके यूज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एग्जामिन द मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, तो इसका आंसर यहां पे है हाँ, ठीक है। देखो व्हाट इज रिटन हियर, रीड इट। तो कहता है कि एग्जामिन 5 फीचर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो तुम्हें बताना है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट के है जो आईटी इंडस्ट्री में और ईटी इंडस्ट्री, आईटी और ईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, में जो वाइड रेंज में प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द सॉफ्टवेयर पार्क फैसिलिटीज, क्या क्या सॉफ्टवेयर पार्क फैसिलिटीज हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, अर्न्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंजेस से अर्निंग हो रहा है कि नहीं, एक्सटेंसिव ग्रोथ के बारे में बता रहा है। तो चलो, तो इसका आंसर यहां से है फर्स्ट पॉइंट, आई थिंक यस यहां पे है, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ, ओके दिख रहा है, ओके रीड। पहला पॉइंट कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड, ये पेन का साइज बड़ा हो गया, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स के लिए हुए जो कवर करता है, जैसे टेलीविजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीविजन बनता है, टेलीफोन बनता है, सेल्यूलर टेलीकॉम जैसे इक्विपमेंट्स बनते हैं, पेजर्स बनता है, टेलीफोन एक्सचेंजेस बनता है, टेलीफोन बनता है, ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंजेस, रडार्स, ठीक है, कंप्यूटर्स,
एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से क्या क्या बन रहा है? टेलीविजन, बोलो मेरे साथ, टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर इंडस्ट्री, सेल्यूलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंजेस, रडार एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ये सभी चाहिए, ठीक है, इसलिए वाइड रेंज कवर करता है। क्या करता है? वाइड रेंज कवर करता है। क्लियर? अब कह रहा है कि बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो तुमसे सवाल पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? बैंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का है जो एमएनसीज बैठे हुए हैं। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एज मुंबई, कौन कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। दीज आर अदर सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अबंडेंट अमाउंट। क्लियर? तो वही कह रहा है कि बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? तो बैंगलोर ही नहीं, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बटूर और लखनऊ, इन सभी पे भी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मिल रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। आगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पढ़ो यार जल्दी जल्दी। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो 18 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बैठा हुआ है हमारे कंट्री में भी। कितने हैं? 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क बैठाए हुए, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, ठीक है। किस लिए? सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन, ताकि सभी को है जो बफरिंग ना हो सके इंटरनेट में, ठीक है। तो हाई डाटा कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट इन सभी पार्क्स का एस्टैब्लिशमेंट करके, जो आपको घरों में है जो 4G 3G 5G जो मिल रहा है, 5G हो गया, 4G हो गया, ये सब जो मिल रहा है, ये पार्क्स हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी ही है। क्लियर? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है ए मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री का जो है, आईटी इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सबसे ज्यादा यहां पे लोग काम करते हैं। इट इज इंकरेजिंग टू नो दैट, यह इंकरेज कर रहा है हम लोग को 30%, कितना? 30% है जो महिलाएं, वुमेन्स, 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। 30% वुमेन है जो इसमें है जो क्या है? एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि how many percentage of women are employed in the IT industry sector? So you have to give the answer around 30%. How much? 30%. Okay. The sixth point is this industry has been, यह जो इंडस्ट्री है, has been a major foreign exchanges. बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। जो भी हम लोग सामान बनाते हैं उसको है जो एक्सपोर्ट करते हैं, विदेशों में जाके उसको बेचते हैं, ठीक है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी है जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉरेन एक्सचेंज बहुत तगड़ा है। अर्नर इन द लास्ट 2-3 years बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोइंग बीपीओज, ठीक है। जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अभी रिसेंट में 2 से 3 साल के बीच में क्या हुआ कि जो बीपीओ है हमारे, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ कंपनीज में हो गया, जैसे सैमसंग हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, लेनोवो हो गया, ये सब है जो बीपीओ कंपनीज है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है ये सब, ठीक है। ये सभी सेक्टर है जो प्रमोट कर रहा है, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी है जो बहुत तेजी से है जो बढ़ रहा है। क्लियर? 7वां पॉइंट कहता है द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में ग्रोथ हो रहा है और सॉफ्टवेयर, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमारे भारत में बहुत तेजी से जो बढ़ रहे हैं, वो सक्सेस का कारण है हमारे कंट्री में आईटी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा ग्रो करने का। क्लियर? तो इनमें से कोई भी आप 5 पॉइंट उठा के चपका देना वहां पे। क्लियर? तो लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड इट। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया।
डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के जो है रोल क्या है इंडिया में, वो बताना है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट पार्टी और एक होता है नेशनल लेवल पार्टी। ठीक है, चलो रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंट कि आपको कैसे जवाब देना है बता सकते हो। पढ़ लो पहले, क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्या पूछना है। मेंशन एनी 5 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 5 फंक्शंस बताना है, जिसके कारण तुम्हें 5 नंबर मिल जाएगा। हर पॉइंट्स पे तुम्हें 5-5 एक नंबर मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड टू द फंक्शन, बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो बताना है। डिसीजन मेकिंग फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। शेपिंग अप द पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टी से जो शेप कैसे करता है पब्लिक ओपिनियंस का। एग्जीक्यूशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिटिकल पार्टी से जो वेलफेयर स्कीम्स को कैसे बनाता है वो आपको बताना है। क्लियर, चलो। सो द आंसर इज हियर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसे। ओके, क्लियर, हाँ, रीड इट। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, सबसे पहला काम है पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो इलेक्शन लड़ता है। क्या लड़ता है बच्चे? इलेक्शन लड़ता है। याद हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, पॉलिटिकल पार्टी से जो बहुत अपने अपने जो पॉलिसीज को लाता है इलेक्शन से पहले, और प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करता है सिटीजन्स के सामने, ताकि पीपल से जो अपना वोटर्स जो है, ठीक है, अपना ओपिनियन बना सके कि उनमें से किसको चुनना है। इसको हम लोग मैनिफेस्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड यार लिख देता हूं यहां पे हिसाब से, या दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो निकालता है, उसमें जो अपने स्कीम्स, ठीक है, वादे, प्लेजेस, कि वो जीतने के बाद क्या क्या करेगा वो बताता है। ठीक है, जिसके कारण है जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो निकालता है, जिसके कारण वोटर से जो ओपिनियन बना पाते हैं कि किनको है जो उन अगला इलेक्शन में उसको चुनना है। ठीक है, ठीक है, तो यही बात है। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कंट्रीज के लिए जो लॉज बनते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज फॉर्म द रन गवर्नमेंट, पार्टी है जो सरकार चलाता है और सरकार बनाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। बताओ अभी सत्ता में कौन है, पावर में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है? बीजेपी है। ठीक है, दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शन, वे पार्टी जो इलेक्शन में हार जाते हैं, प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन, वो है जो रोल ऑफ ओपोजिशन का भूमिका निभाते हैं। ठीक है, टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पावर बाय वॉइसिंग द डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्यूर एंड रॉन्ग पॉलिसीज। ओपोजिशन का काम क्या है? ओपोजिशन क्या करता है? ओपोजिशन वो होता है जो इलेक्शन में क्या बोलता है? हारता है। ठीक है, लॉस करता है इलेक्शन को, और वो है जो सेकेंड मोस्ट पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं हम लोग, हाउस में सबसे ज्यादा सीट, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी के बाद उसी के पास होता है। ठीक है, ओपोजिशन के पास ही। और वो है जो गवर्नमेंट वाले जो मेजोरिटी पार्टी है उसके जो क्या बोलता है, पॉलिसीज को, उसके गवर्नमेंट के फेल्यूर को, ठीक है, कि पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो है जो हेल्दी क्रिटिसिज्म देता है। ठीक है, तो यही है जो ओपोजिशन का काम है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, अपने डिफरेंट व्यूज देता है, क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को फॉर इट्स फेल्यूर एंड रॉन्ग पॉलिसीज के लिए क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, अगला है पॉलिटिकल पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी से जो पब्लिक के ओपिनियन को शेप करता है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल टू एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरी, पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के मशीनरी को प्रोवाइड करता है, एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट,
ठीक है, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं उसको है जो इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? तो इनमें से कोई भी 5 पॉइंट चिपका देना। क्लियर है? लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ओके, तो हो गया। अरे ये तो पुराना वाला है, पिछले वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में लिखा हुआ था, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहां पे आना पड़ेगा। या तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़ो। डिस्क्राइब द नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी का हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो करता क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज? इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो हियर इज आंसर। ओके, पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, पढ़ो। व्हाट इज रिटन देयर? कहता है कि मेंशन 5 पॉइंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। क्या जरूरत है हमको पॉलिटिकल पार्टी के? पांच पॉइंट्स बता दो। 5 इनमें से कोई भी उठा के चपका दो, आपका आंसर, आपको नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंकेज टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या लिंक है पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से? पहला पॉइंट देना है तुम्हें। मैकेनिज्म टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को वो कैसे सपोर्ट करता है, क्या है उसके मैकेनिज्म्स? नेसेसिटी फॉर द डेमोक्रेसी। क्या पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पे है। तो पहला आंसर होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल। सबसे पहले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए है जो अकाउंटेबल होते हैं। फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो भी वो काम करते हैं, ठीक है, वो उसको है जो बताना पड़ता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जो भी राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तभी बढ़ सकते हैं जब वो अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने वोटर्स को। ठीक है। लार्ज स्केल सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जितने भी लार्ज स्केल सोसाइटीज है जो खोजते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी माने कि हम लोग है जो एक नेता को है जो, यानी एक लीडर को है जो हम लोग क्या करते हैं, वोट देके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वोट देते हैं एक लीडर को, यही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर? कि हम पे रिप्रेजेंटेशन कौन, कोई एक आदमी करेगा। एज सोसाइटीज बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे सोसाइटी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसीज। कुछ एजेंसीज चाहिए हम लोग को, टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन द वेरियस इशूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स और लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, हम लोग को चाहिए कुछ ऐसे एजेंसीज टू गैदर डिफरेंट व्यूज। अलग अलग सबके है जो अपने अपने ओपिनियंस को गैदर करे, वेरियस इश्यूज को, और वो प्रेजेंट करें। क्या करें? गवर्नमेंट के सामने वो प्रेजेंट करें हमारे व्यूज को। ठीक है, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। ओके, द थर्ड पॉइंट इज हियर they needed some way to bring various representatives together so that the responsible government could be formed। हम लोग को बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए एक साथ। ठीक है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए एक साथ। ठीक है, टुगेदर, ताकि वह जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का है जो हम लोग क्या कर सके, फॉर्म हो सके, और एक हमारा देश जो स्मूथली चल सके। हमारा देश कैसे चल सके? स्मूथली चल सके। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नहीं, अभी उसी में और पॉइंट है, सॉरी, 4 पॉइंट और है। मैं इसे जूम कर देता हूं, 1 सेकेंड। हाँ, पढ़ो। दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसीज जस्टिफाई एंड अपोज देम।
पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो स्टैब्लिश करे एक ऐसा मैकेनिज्म सपोर्ट स्टैब्लिश करे जिससे पता चले कि वो या तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या फिर गवर्नमेंट को रिस्ट्रेन करे, या तो जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है या तो उसको सपोर्ट करे या फिर रेस्ट्रेन करे उस गवर्नमेंट के वर्क्स के लिए, एंड मेक पॉलिसीज, और वो पॉलिसीज भी बना सके, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ही ना पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है। एंड जस्टिफाई, और बताए भी कि वो क्यों बना रहा है, एंड अपोज देम, और अगर जरूरत पड़े तो उसे अपोज भी कर सके कि अगर मान लो मेजॉरिटी गवर्नमेंट वाला कोई गलत बिल ले आया है, जैसे हाल फिलहाल में किसान बिल आ गया था, ठीक है, तो लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, तो देख रहे हो अपोजिशंस ने भी है जो क्या बोलता है उस पर बहुत ज्यादा एडवर्सरी दिखाया था, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट हैज पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो फुलफिल करे ये सभी नीड्स को, दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज, जो कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होते हैं दुनिया में वो यही सब काम करते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? इनमें से कोई 5 पॉइंट चिपका दो। क्लियर? नेक्स्ट 33 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो या। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप का है जो रोल बताना है इन द रूरल सिटी, यानी गांव देहात में सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है वो बताना है तुमको। ये क्वेश्चन अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेंशन 5 पॉइंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, 5 पॉइंट बताओ कि क्या आवश्यकता है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर कैसे जो बनाते हैं ये लोग। अलाउ पीपल टू टेक स्मॉल लोन्स एंड सेव पीरियडिकली, कैसे है जो अलाउ करते हैं स्मॉल लोन्स लेने के लिए और सेव करते हैं पैसे को, ठीक है। बूस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, वो कैसे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं ऑफ द मेंबर्स, अपने मेंबर्स के बीच में। चलो डिस्कस करते हैं। ओके आ जाओ, बताओ, पढ़ो, दिख रहा है या रीड। तो कह रहा है पहला आंसर हो सकता है कि ठीक है, हम लोग अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ठीक है, जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी को है जो रूरल पुअर आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। इन द पर्टिकुलर वुमेन, लगभग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाएं इकट्ठा होती है, इनटू द स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड पूल देयर सेविंग्स, और वो कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने सेविंग्स को, ठीक है। गांव में 10 से 15 या 20-25 महिला आपस में इकट्ठा होती है, ठीक है, और अपने सेविंग्स को एक जगह पे कलेक्ट करती है, क्या करती है, कलेक्ट करती है। क्लियर? A typical self help group has 15 to 25 members, कितने members होते हैं, typically 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood, आपस के आसपास के लोग ही होते हैं, वो लोग पड़ोसी ही होते हैं। belonging to one neighborhood who meet and save regularly, वो लोग है जो सेव करते हैं अपने पैसों को regularly, and save per member, and saving per member varies from the 25, ये 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक भी हो सकता है या फिर इससे ज्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स टू सेव, ये डिपेंड करता है कि वो बंदा है जो कितना सेव करता है, ठीक है, वो पैसा जाके कलेक्ट करते हैं और वहां पे सेविंग करते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है जो स्मॉल लोन्स ले सकते हैं आपस में, ठीक है, उसमें से स्मॉल लोन्स ले सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप itself to meet their needs, वो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट, ग्रुप है जो चार्ज करता है, ग्रुप ही, कोई दूसरा आदमी नहीं, ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, ग्रुप है जो चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स, बट
दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर्स चार्जेस। जो जमींदार होते हैं जितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे बहुत ही कम इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर अ ईयर, एक और 2 साल के बाद, लगभग 1 से 2 साल के बाद, इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग, अगर ग्रुप है जो रेगुलरली सेव कर रहा है पैसे को, तो इट बिकम्स इलिजिबल, ये है जो योग्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? योग्य, कैपेबल हो जाते हैं, योग्य। इट बिकम्स इलिजिबल फॉर अवेलिंग, लेना, ठीक है, अवेलिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले है जो भी है जो क्रेडिट पर है जो इन लोग को लोन दे देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफी पैसा सेव कर रखा है, इसलिए बैंक वालों को भी है जो भरोसा हो जाता है। द लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, लोन है जो नेम ऑफ ग्रुप यानी ग्रुप के नाम पर ही जो सैंक्शन करता है यानी देता है। सैंक्शन में क्या होता है? देता है। एंड इज मीन्ड टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स, और ये है जो मेंबर्स को है जो अपॉर्चुनिटी भी देता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, कि आपस में जो क्या बोलता है एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल लोन्स, जो छोटे छोटे लोन्स है, आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, छोटे छोटे लोन है जो दिया जाता है मेंबर्स को, फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज लैंड, यानी जो गिरवी लैंड्स हैं, जमींदारों के पास जो आप गिरवी कर देते हैं लैंड्स को, गिरवी, ठीक है, ठीक है, मोर्टगेज लैंड्स को भी है जो वो छुड़ाते हैं, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, ताकि वो है जो अपने कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सके फार्मर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स, जितने भी मोस्ट डिसीजंस है ग्रुप मेंबर ही है जो आपस में बैठ के लेते हैं। क्लियर? यहां तो कोई डाउट? तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया बताओ। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या बोलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, बताओ क्या होता है, याद करो याद करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि स्मॉल वुमेन से जो माने स्मॉल मेंबर से जो माने कि 10 से 15 महिलाएं हैं जो आपस में आके जो बैठती है और क्या बोलता है अपने सेविंग्स को कलेक्ट करती है। टिपिकली 15 to 20 मेंबर्स जो नेबरहुड्स होते हैं सेव करते हैं लगभग 25 से 100 रुपए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ द सेविंग टू पर्सन टू सेव। मेंबर्स कैन स्मॉल लोन्स, मेंबर से जो लोन्स ले सकते हैं। यह है जो क्या बोलता है अपने आप ग्रुप मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि कितना है जो क्या बोलता है इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। यह है जो क्या बोलता है बैंक से भी लोन ले सकते हैं क्योंकि इनके पास क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि इनके पास पैसा होता है ना, इसलिए बैंक भी जो इन लोग को लोन दे देता है। ये लोन है जो क्या बोलता है सैंक्शन करते हैं अपने मेंबर्स को। नेम ऑफ द, ये लोग बैंक है जो लोन देता है, ठीक है, ग्रुप के नाम पर ही, कोई भी ग्रुप का नाम हो सकता है। ठीक है, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मोर्टगेज लैंड, गिरवी लैंड है जिसके उसको है जो छुड़ाने के लिए भी सैंक्शन कर सकते हैं। और जितने भी डिसीजंस हैं, डिसीजन इज टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, आपस में ही बैठ के है जो ग्रुप मेंबर से जो डिसीजन ले लेते हैं। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से ये सवाल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट और क्या है? अच्छा और भी है, ठीक है, 2 पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है, द ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड, ग्रुप ही डिसाइड करता है कि कितना लोन किसको देना है। द पर्पस, क्यों देना है भाई, कितना देना है, कितना अमाउंट देना है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज, कितना इंटरेस्ट लगाना है। रिपेमेंट है जो कब करेंगे, रिपेमेंट शेड्यूल भी सेट करते हैं। इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, और वो ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसको है जो कैसे भी करके रिपेमेंट करें जो भी लोन लिया है। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट, अगर पैसा नहीं देते हैं ऑफ द लोन बाय वन एनी ऑफ द मेंबर्स इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, अगर कोई भी मेंबर है जो क्या बोलता है लोन को रिपेमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो सारे लोग है जो ग्रुप के कंसर्नेबल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों कैसे भी करके है जो पैसा जमा करवावे। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन है हेयर, एक्सप्लेन, बताओ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक, आरबीआई, बैंकों का बैंक, दिस इज नोन एज बैंक ऑफ बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक।
इट वॉज established by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलो। तो आरबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, कोई बता सकता है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पर है जो उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसके वर्क है। ठीक है, आरबीआई का काम क्या है वो बताना है हमको। ठीक है, देखो, तो राइट 5 पॉइंट्स अबाउट द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है, हर पॉइंट के लिए तुम्हें 5 एक नंबर मिलेगा। सुपरवाइजर्स लोन, पहले क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है लोन्स को। मॉनिटर द बैंकिंग, वो बैंकिंग को है जो मॉनिटर कैसे करता है सारे बैंक्स को, छोटे छोटे बैंक्स को। बैंकर्स बैंक इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द मिनिमम कैश बैलेंस, ये कैश मिनिमम कैश बैलेंस को वे कैसे मेंटेन करता है ये बताना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी 5 चिपका दो, आपको आसानी से मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ओके ओके, चलो तो अब क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, इट सुपरवाइजेस, पहला काम क्या किया, सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। जितने भी लोन है, ठीक है, उसको है जो ये क्या करता है, सुपरवाइज करता है आरबीआई। कौन? आरबीआई। द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस, बैंक है जो मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट दे रिसीव। जो भी डिपॉजिट है जो बैंक है जो क्या बोलता है लेता है, उसके अलावा और उसके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी मनी, उसी को बोलते हैं मिनिमम कैश बैलेंस। ये है जो आरबीआई ही डिसाइड करवाता है। द आरबीआई मॉनिटर्स, मॉनिटर करता है दैट द बैंक्स एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस, क्या बैंक है जो सच में कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहा है नहीं कि नहीं। छोटे छोटे बैंक्स, जैसे आरबीआई के भी छोटे नीचे बैंक है ना, एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी कमर्शियल बैंक्स, एचडीएफसी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, इन सभी पर है जो क्या बोलता है वो मॉनिटरिंग करते रहता है। द आरबीआई सीज, देखता है दैट द बैंक्स गिव्स लोन्स नॉट जस्ट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू स्मॉल बोरोअर्स। बैंक ये भी देखता है कि क्या बैंक है जो खाली उन्हीं लोग को तो लोन नहीं दे रहा है जो खाली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, ट्रेडर्स को। बैंक ये भी देखता है कि वो फार्मर्स को दे रहे हैं कि नहीं, कल्टीवेटर माने फार्मर्स, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले को दे रहे हैं कि नहीं, एमएसएमई वाले को, ठीक है, बोरोवर्स को। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन, समय समय पर बैंक्स को सबमिट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, वो कितना है जो उधार दे रहे हैं, टू होम, किसे दे रहे हैं। आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है छोटे छोटे बैंक्स को कि वो कितना पैसा किसको दे रहे हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट, और कितना इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। ही नहीं कि मनमाना इंटरेस्ट लगा नहीं सकता, आर्बिट्रेरीली इंटरेस्ट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ओके, तो इनमें से 5 पॉइंट्स आप चिपका देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी लाइंस है, आप इसको अच्छे से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो उसको रिवाइज करके देख लो, फिर से रिवाइंड कर लो, ठीक है, और उसको देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो और फटाक से जैसे ही आपका वीडियो खत्म होता है एक बार सारे को जो गो थ्रू कर लो रिवीजन के फॉर्म में, उसके बाद फिर तुम लिखने की कोशिश करो क्वेश्चंस को पढ़ के, ठीक है, देखना पक्का आपको है जो सारे याद हो गए होंगे। क्लियर, जय हिंद। आगे हम लोग है जो क्या बोलता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।